से, दुनिया के लोगों से क्या कहेंगे? भाई देशवासियों से हम एक ही बात कहेंगे कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी या इन दल्ला ने, इन बेईमाना ने वोट ना करे। वही इतनी निकम्मी सरकार ये आई है कि इसने कांग्रेस भी फेल कर दी और जो अंग्रेज थे वे भी फेल कर दिए, और इससे निकम्मी लुच्ची नाकारा सरकार तो इस देश में न आई, और हम ऐसी उम्मीद करें ना आगे आवे। किसी भले आदमी की वोट करें जो इस देश ने चलावे और आगे तरक्की के रास्ते पे ले जाए। सबसे पहले ताऊ जी आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या है? मेरा नाम जगत सिंह राठी, जिला मेरठ। अच्छा राठी जी, देखा जाए तो 8 महीने से आंदोलन चल रहा है, मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं तो आपकी 80 साल से ज़्यादा की एज है। हाँ 80 के करीब टाइम है। हो गया इस आंदोलन में शामिल हुए? हम तो शुरू से ही हैं भैया, 26 उसमें आ गए थे। अच्छा 8 महीने से यहीं पर हैं? हाँ। तो घर पे पोती पोते होंगे, बहू होगी, लड़के हैं, बच्चे हैं, पोते हैं, सब हैं। क्या आपको उनकी याद नहीं आती या घर की कभी? याद तो आवे, पर आंदोलन की याद उनसे जरूरी है। आंदोलन जरूरी है, परिवार ज्यादा जरूरी है? आंदोलन जरूरी है, क्योंकि अगली पीढ़ी को बचाने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। क्या ऐसा मसला है जो अगली पीढ़ी को बचाने के लिए 8 महीने से यहाँ बॉर्डर पे पड़े हैं? आपने सर्दी भी झेल ली, गर्मी भी झेल ली, बरसात भी झेल ली, और अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं घर पे आराम करने का समय और आप यहाँ पड़े। आराम करने का समय तो हमारा निकल गया, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऐसी आ गई, इसने हमारी रोटी रोजी सब छीन ली, और जो हमारे खिलाफ रोजी रोटी छीन रहा, हम अगर उसके खिलाफ नहीं उठेंगे तो समझो हमारे खून में पानी है, खून नहीं है। देखा जाए तो अभी संसद के अंदर जो है मुद्दा किसानों का उठाया जा रहा है, तमाम पार्टियां जो है आपके समर्थन में जो है वो बोल रही हैं, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि किसान कहीं ना कहीं बहकावे में काम कर रहे हैं। ऐसा है, हमारे समर्थन में कोई पार्टी नहीं बोल रही, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, कभी इधर हैं कभी उधर हैं। कुछ दिन पहले जब कांग्रेस सत्ता में थी तो ये लोग वही आवाज उठा रहे थे, आज ये सत्ता में है तो कांग्रेस वही आवाज उठा रही। भाई किसान को तो इन्होंने सबने मिल के खाया, और सब पूंजीपति के चमचे हैं ये। अब जो गवर्नमेंट है ये गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट होती तो अब तक कभी की सुन लेती और ये गलत काम कर। ये तो पूंजीपति के खिलौने हैं, जी चाहे जिस तरफ ये मोड़ ले पूंजीपति। इन्होंने इन्हें पहले पैसा दे के और अपने गोदाम तैयार करवा लिए, गोदाम 17-18 में तैयार हो गए, कानून बन रहा 20 में। तो आप ये बताइए, एक बच्चा गर्भ में है, कुछ पता नहीं पैदा होगा नहीं होगा, बीच में मर सके, और उसके कपड़े और उसके साजो साज पहले तैयार करे जा रहे हैं, तो ये तो एक विधाता के भी खिलाफ कानून है। ये किसान के खिलाफ कानून ला रहे हैं, और वो भी ऐसा कि उसकी रोजी रहे, ना रोटी रहे, जमीन रहे, ना बच्चे रहे, ना परिवार रहे। देखिए आप उम्रदराज व्यक्ति हैं, आपने बहुत कुछ देखा अपने जीवन में, बहुत सारी सरकारें आई, सरकारें चली भी गई। क्या आपको लगता था कि ऐसी सरकार भी आपको देखने का मौका मिलेगा जैसी सरकार आप देख रहे हैं? नहीं लगे था। ये एक वो मिसाल हो रही है, बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा कि भाई मेरा राज अच्छा या मेरे बाप का अच्छा था या मेरे बाप दादा का अच्छा था। तो एक बीरबल ने एक किसान से पूछी, भाई ऐसा क्वेश्चन आ गया, इसका मैं क्या जवाब दूं? तो उस किसान ने कही, भाई जवाब तो हम दे देंगे, हमें ले चलिए। तो उसने जवाब दिया था कि देखिए अकबर के सामने, जब तुम्हारे बाबा का राज था तो कुछ गुंडे एक लड़की को घेर के लाए और उसने उनसे ओला लेके मेरी झूपड़ी में शरण ले ली। मेरी उम्र उस वक्त 16 साल थी, लेकिन मैंने उसे अपनी बहन बढ़ा के और इस तरह से रखा, हिफाजत से सुबह उसके घर पहुँचा दिया। और फिर तेरे बाप का राज आया, उस वक्त मेरी उम्र 45-46 साल थी, तो मैं इतना बदल गया, मेरे दिमाग में ये आई कि अगर वो लड़की मुझे मिल जा तो मैं उससे शादी कर लूँ और अपना घर बसा लूँ। अब तेरा राज आया और मेरी उम्र 80 साल की होगी, तो अब मैं यूँ सोच रहा हूँ कि भाई अब भी अगर वो लड़की मुझे मिल जा तो मैं उसे अपनी घरवाली बनाऊँगा। तो इतनी निकम्मी
इतना निकम्मा राज वो था, वही इतनी निकम्मी सरकार ये आई है कि इसने कांग्रेस भी फेल कर दी और जो अंग्रेज थे वे भी फेल कर दिए। और इससे निकम्मी लुच्ची नाकारा सरकार तो इस देश में न आई और हम ऐसी उम्मीद करें ना आगे आवे। अच्छा ताऊ जी, 2014 में आपने बदलाव की तरफ ध्यान देते हुए इस सरकार को वोट दिया था। हमने जब भी नहीं दिया, हमने इन बालकत अपने तक कही भाई इसने वोट मत दो, ये जनसंघी है। हमारे चो साहब पहले जता गए थे चरण सिंह जी कि जब किसान जनसंघ के चक्कर में आ जाएगा तभी इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। लेकिन जो हमारे नवयुवक थे ये हमसे यूँ कहने लगे, नहीं बाबा जी थारा तो जर लग रहा है चरण सिंह के नाम का और हम राय देंगे इसने। इन्होंने जबरदस्ती दी। अब हम इनसे पूछे भाई हमारा जड़ तो छूट गया, थारा छूटा नहीं, तो ये यूँ कह रहे हमारा तो ऐसा छूट गया ना, हम लोहे के रहे ना स्टील के रहे। अच्छा, क्या आपको लगता है इस देश की व्यवस्था परिवर्तन करने में, इस देश को डुबोने में जो जनसंघ की आप कह रहे हैं आरएसएस जो है कहाँ तक घातक सिद्ध हो रही है देश? ये यहाँ तक घातक है, इन्होंने कभी भी नागपुर में इनका वो है मुख्यालय, कभी आज तक इन्होंने उस मुख्यालय पे तिरंगा झंडा नहीं फहराया। पहले दीपक का फहराते थे, अब कमल का फहराते। और इन्होंने यहाँ दिल्ली में भी वही झंडा यहाँ फहराया। तो ये देश के पहले से ही रक्षक नहीं रहे, ये देश के भक्षक रहे। इन्होंने हमेशा गद्दारी करी। और जब अंग्रेजों का राज था, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी को सब अच्छा प्रधानमंत्री बनाते हैं, लेकिन हमारे एक ताऊ थे, जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी का बहुमत सिद्ध नहीं हुआ और वो प्रधानमंत्री नहीं बने पहली दफे में, तो उन्होंने एक बात कही थी कि मेरे देश का दुर्भाग्य है जो अटल जैसा आदमी प्रधानमंत्री बन रहा। हमने उससे पूछी ताऊ ऐसा क्यों कह रहे हो, ये तो आदमी बढ़िया बता रहे हैं कि इस आदमी ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने 5 साथियों के अंग्रेजों का गवाह बन के और उनसे माफ़ी मांग के गवाही दी थी और उन 5 आदमियों के इसके बयान पे फांसी लगी थी। इतना बढ़िया है ये। और उसका क्या अंजाम हुआ? कारगिल युद्ध जो था वो अटल बिहारी वाजपेयी की देन थी। कितने हमारे बालक शहीद हुए, कितना देश का नुकसान हुआ। अब ये शुरू से ही इन्होंने लाशों की राजनीति की है। जब ये मुख्यमंत्री थे गुजरात में, तब भी इन्होंने गोधरा कांड कराया, वहाँ लाशों की राजनीति की। यहाँ आए पुलवाला कांड कराया, वो भी राजनीति थी। अब चीन के उसमें वो घाटी का करा, वो भी लाशों की राजनीति थी। इन लोगों के पास एक ही फार्मूला है, मंदिर का नाम ले लो और लाशों की जब ये मिलिट्री को नहीं बकस रहे, जो मिलिट्री के जवान मरवाए वे तो जवान देश के रक्षक थे। जब इन्होंने उन्हें नहीं बख्शा तो आम जनता को या किसान को क्या बख्शेंगे? अच्छा, क्या ताऊ जी आपकी जानकारी में है कि जब देश के पहले गृह मंत्री जो है सरदार पटेल बनाए गए थे, आरएसएस पे बैन लगा दिया गया था, इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, क्यों? ये गद्दार थे, सबको पता था। और वो हमारे नेता पटेल जैसे जो थे उन्हें इनका पूरा ज्ञान था। और इन लोगों ने कहीं ना कहीं साजिश करके गांधी जी को मरवाया, इन लोगों ने नाथूराम पे। तो देश के हमेशा खिलाफ रहे। ये तो सही मायने में जाए, इन्हें आतंकवादी का दर्जा हम लोग देते हैं किसान। तो आप इस बात से कहाँ तक सहमत है कि देश को गर्त में पहुँचाने में जो है जो भारतीय वो आरएसएस है या संघी लोग हैं वो कितनी भूमिका निभा रहे हैं? इन्होंने तो 100% भूमिका निभा दी, कोई कसर ही नहीं छोड़ दी। अच्छा, इस हिसाब को देखते हुए 2022 का विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश के अंदर, पंजाब के अंदर, इसके अलावा जो है उत्तराखंड के अंदर, क्या आप एक बुद्धिजीवी होने के नाते, आप एक तजुर्बेकार होने के नाते देश के युवाओं को और देश के महिला पुरुषों को, बच्चों को क्या कहना चाहेंगे कि 2022 के चुनाव के लिए ऐसी पार्टी को वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? हम तो एक ही बात कहेंगे, सिवाय इनके ऐसा आदमी चुन कर लाओ जो देश की तरक्की की तरफ चले। और इन्हें तो वोट किसी हालत में दे ही नहीं। और अब ये जो होर्डिंग लगवा रहे हैं ना, आप कह रहे होर्डिंग लगा रहे, ये होर्डिंग शहर में लग रहे हैं, इनके गांव में ना होर्डिंग लगेगा ना लगने देंगे। और जो नेता गांव में इनका जागा उसका जूतों का हार डाल के सत्कार करेंगे, बड़े आराम से बैठा के भाई ये जूतिया का यार जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है किसानों के प्रति जो है केंद्र सरकार के मंत्रियों की जुबान फिसल रही है। क्या इससे पहले भी जो सरकारें रही उनकी कभी किसानों के प्रति जुबान फिसली? भाई
ऐसा है, जुबान तो इनकी हमेशा यूं फिसलती रही कि सत्ता में हमेशा बेईमान आ रहा। सिवाय नेहरू जी के बाद में सत्ता में सब बेईमान बैठे और बेईमान की जबान हमेशा फिसलती है। जब आप किसी बात के लिए झूठ बोलोगे तो आपकी जुबान 10 दफे फिसलेगी, और अगर आप सच्चाई कहोगे तो नहीं फिसलेगी। मैं अगर आपको मवाली कह लगूं तो क्या इस बात से सहमत होंगे आप? नहीं होंगे, लेकिन उसका मैं एक आपको उदाहरण दूंगा। यहाँ दिल्ली का जब बिरला मंदिर बना तो उसकी नींव रखने के लिए राजे महाराजे बुलाए गए। तो जो यहाँ ऋषि मुनि थे उन्होंने एक शर्त रखी कि इस मंदिर की नींव वो शख्स रखेगा जो सदाचारी होगा, अपने खाने का अन्न खुद पैदा करता होगा और पब्लिक उसकी खुश होगी, उसके एक बोल पर अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार होगी। तो मदन मोहन मालवीय ने, यहाँ सब राजा बनठन के आए, एक महाराजा सूरजभान जी थे, वो भी आए हुए थे, उनकी पब्लिक उनके साथ थी और उन्होंने एक ही शादी की थी, सदाचारी थे। तो मदन मोहन मालवीय जी ने उस महाराजा सूरजभान का नाम रखा और उन्हीं से नींव रखवाई। तो हम उस महाराजा सूरजभान के वंशज हैं। अगर ये हम पे छींटे मारेंगे तो वो छींटे ना हम पे असर करेंगे, ना हमारी उनसे कोई शिकायत होगी। एक बात जरूर है कि जो आदमी जैसा होगा, जैसे उसके पेट के भाव होंगे, जैसे उसके कर्म होंगे, ऐसी उसकी जबान कभी ना कभी खुल जाएगी। ये खुद मवाली है, गंदे हैं, आतंकी हैं, डकैत हैं देश के लिए। इनके लिए क्या और कुर्वचन हम बोल रहे हैं तो हमारी जबान पे नहीं है। ऐसी सरकार ये है और ये सरकार नहीं है। सरकार को ढूंढते ढूंढते तो हम यहाँ आ गए। ये पूंजीपतियों के दल्ले हैं। अच्छा, लखनऊ जाने का क्या इरादा है, क्या कहेंगे लखनऊ के विषय? ऐसा है, देखो हम तो यहाँ बैठे, हमें यहाँ से लखनऊ नहीं जाना। लखनऊ में जितनी जनता है वही लखनऊ को घेर लेगी। अब इनके पास कहीं ये मुद्दा नहीं बचेगा। काम एक बात और देखिए, अंग्रेज जब यहाँ से गए तो अपने इंग्लैंड पहुँच गए। इनके पास तो ऐसी भी जगह नहीं है जहाँ ये जाके अपना विश्राम कर लेंगे, कोई जगह नहीं बची। मैं आपको बता दूं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो किताब लिखी गई है वो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी और जवाहरलाल नेहरू ने बताया था कि जितने भी संगी लोग हैं यूरेशिया से आए थे। तो क्या आप चाहते हैं कि ये यूरेशिया वापस चले जाए? इन्हें यूरेशिया जाने का भी रास्ता नहीं मिलने का अंग्रेजों पर दाएं हकवा दी थी लोगों ने। और जब इनकी ये सत्ता खत्म होगी ना और ये गांव गांव जाएंगे, इनसे दाएं के बजाय रहपट मार मार के बदले लिए जाएंगे। चलिए आखिर में चलते चलते अपनी तरफ से अगर कुछ कहना चाहते हैं देशवासियों से, दुनिया के लोगों से क्या कहेंगे? भाई देशवासियों से हम एक ही बात कहेंगे कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी या इन दल्ला ने, इन बेईमाना ने वोट ना करे, किसी भले आदमी की वोट करें जो इस देश ने चलावे और आगे तरक्की के रास्ते पे ले जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।